the impact of independent variable on the dependent variable, then we go with the regression analysis. बेसिकली जो रिग्रेशन एनालिसिस होती है उसका हम कब यूज करते हैं, कब हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो हमारा एग्जामिनेशन बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस में हम ये एग्जामिनेशन करते हैं कि हाउ मच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। बेसिकली 60% कर रहा है, 70% कर रहा है, 80% कर रहा है, 90% कर रहा है, कितना इम्पैक्ट कर रहा है। जो ये इम्पैक्ट की वैल्यू होती है इसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस। तो मूविंग टूवर्ड्स सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं। बहुत धीरे धीरे बेटा स्टेप्स बोलूंगी, प्लीज राइट डाउन, आप कहीं पे राइट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज आज मैं आपको शेयर भी कर दूंगी स्टेप सारे लिख के बिफोर 12 PM। अदरवाइज आप एक बार मेरा रिक्वेस्ट है लिख भी लीजिए कहीं नोटबुक में। सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन की हम बात करेंगे। लीनियर रिग्रेशन एज अ नेम सजेस्ट कर रहा है, लीनियर मींस आपका क्या हो गया, लीनियर, लीनियरिटी है आपके डेटा सेट में, आपका डेटा सेट में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, एज अ लीनियर स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर पोजीशन में है। एक लीनियर पोजीशन में आपका क्या एग्जामिनेशन होगा, कल आपको एक चार्ट दिखाया था एज अ लीनियर पोजीशन में, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। देन आफ्टर आपका बीच में एक रिलेशनशिप डिटरमाइन हो रहा है टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस योर डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस योर लीनियर लाइन represent the relationship between the independent variable and dependent variable. लीनियर लाइन आपकी ये एग्जामिनेशन करती है कि आपका क्या रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। आप कब लीनियर रिग्रेशन यूज करोगे, कब मल्टीपल? when you are having one independent variable and one dependent variable, on that situation we go with the linear regression examination. When we are having more than one independent variable and one dependent variable, we go with the multiple regression analysis. Please remember one thing, आप बहुत सारी जगह पे, मोस्ट ऑफ दी जगह पे आप थोड़ा सा हायर बुक्स आप पढ़ोगे या कोई यूट्यूब चैनल आप प्रेफर करोगे तो वहां पे कहीं पे आपको एक OLS वर्ड भी लिख के आता है। OLS वर्ड आपका क्या होता है, नथिंग, इट्स अ सिमिलर टू द लीनियर रिग्रेशन वर्ड। आपका OLS क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ OLS इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। OLS होता है सिंपल लीनियर regression or OLS. What is OLS? What OLS stands? Ordinary least square. आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर बोलिए या इधर रिग्रेशन एनालिसिस बोलिए, दोनों का काम सेम होता है। मल्टीपल मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे एक लाइन में जल्दी से। लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन आप कब यूज करते हैं, when we have one dependent variable and one independent variable. Multiple regression, multiple regression when we have one dependent variable and more than one independent variable. Please remember, जब आपके डेटा सेट में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तब आप मल्टीपल रिग्रेशन यूज करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है या जब उनका रिपोर्ट्स को हम रिव्यू करते हैं
तो उसमें उनका सबसे बड़ा एक्सट्रीम मिस्टेक क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पर वर्क करते हैं और उसमें रिग्रेशन लगा लेते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, ये यूनिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसके पीछे का भी एक रीजन है। अब आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या ऑब्जेक्टिव होगा, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। आप अब ये देखना चाहते हो कि जो आपकी इनकम है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, पहला आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। इसी का हम इनवर्स भी लेके चलेंगे। क्यों हम एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीपल रिग्रेशन में नहीं मेजरमेंट करते, उसका रीजन हम यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं। पहला आपने इनकम ली, इनकम आपकी क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनकम किस पे डिपेंड कर रही है, आपने एक वेरिएबल ले लिया, इनकम आपकी डिपेंड करती है आपका एक्सपीरियंस पे, पहला, ठीक। सेकेंड, ये आपका हो गया लीनियर रिग्रेशन हो गया, व्हेन वी आर हैविंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट। व्हेन वी आर हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी गो विद द मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। सेकेंड, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिख सकते हैं, इनकम और किस पे डिपेंड कर सकती है। सेकेंड हमने ले लिया, एजुकेशन पे डिपेंड कर सकती है, हमारा एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर सकती है। देन हमने ले लिया आपकी टेक्निकल स्किल्स, एक ये भी ऑप्शन ले लिया कि हमारे पास टेक्निकल स्किल्स कितनी है, ठीक है, उस पे भी डिपेंड कर सकती है। देन आफ्टर आपका क्या कर सकता है, इनकम आपकी किस पे डिपेंड करती है, आपका प्रीवियस इनकम आपकी कितनी थी, इट्स कॉल्ड एज योर बिगिनिंग सैलरी, आपकी बिगिनिंग सैलरी कितनी थी, उस पे भी मे बी डिपेंड कर सकती है। ये हम एक अजम्पशंस ले रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम क्यों लेते हैं इंस्टेड ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकम किन किन पर डिपेंड कर रही है आपकी, ठीक है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रही है, एजुकेशन पे, टेक्निकल स्किल्स पे, प्रीवियस इनकम पे। इसी का अगर आप इन्वर्स कर देते हो, ये आप सारे अपने ले, अगर आपने इनकम ले लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये सारे आपने ले लिए डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स, प्रीवियस इनकम, तो क्या इनका इम्पैक्ट इनकम पे आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। एक्सपीरियंस का भी इनकम पे देख सकते हैं, एजुकेशन का भी देख सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स का भी देख सकते हैं, प्रीवियस इनकम का भी देख सकते हैं। बट बाहर जाके बात करिए। बट हम यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या मेजरमेंट करेंगे, अगर हमारे पास एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो इंडिपेंडेंट तो बेटा एक ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका लीनियर रिग्रेशन बन गया, मल्टीपल रिग्रेशन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। क्यों लॉजिक नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे आप किससे मेजरमेंट कर रहे हो, इंडिपेंडेंट क्या है, ओनली इनकम, केवल इनकम है। जब आप एक्सपीरियंस को इनकम करोगे तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, जब आप एजुकेशन को एग्जामिनेशन करोगे अगेन वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट। सिमिलरली अगर हम टेक्निकल स्किल्स के ओर जाते हैं तो सेम, वन इंडिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट। सिमिलरली प्रीवियस इनकम वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट। अगर आपका एक एक यहाँ पे जब मेजरमेंट होता है तो लीनियर, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब हम यहाँ पे जस्ट फिर से वाइस वर्सा करके देख लेते हैं, इनकम हमारा क्या था, डिपेंडेंट था, और ये सारे वेरिएबल्स हमारे क्या थे, इंडिपेंडेंट। अब आप क्या देख रहे हो, एक साथ हम क्यों मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते हैं, कि आप एक साथ सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मेजरमेंट करो कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर कितना इंपैक्ट कोड करते हैं। इज इट क्लियर। सेकेंडरी, क्यों हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन लेते हैं, डिपेंडेंट नहीं लेते, सेकेंड रीजन आपका क्या कहता है। सेकेंड रीजन होता है, कल हमने आपको दो वर्ड्स बताए थे, एक बताया था आर स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, सिमिलरली अदर केस स्टडी लेके हम वर्क करते हैं। कल हमने आपको दो टर्मिनोलॉजी बताई थी, आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर क्या बताता है आपको, आर स्क्वायर आपका बताता है गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है। अगर बहुत हम आसान शब्दों में बात करें, या हम और आसान शब्दों में बात करें, गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है, इसी को थोड़ा सा और आसान शब्दों में भी हम समझेंगे लेमन टर्म्स में। गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, गुडनेस ऑफ फिट ये बताता है कि आपका मॉडल कितना जस्टिफाई है, आपका मॉडल कितना रिलायबल है, आपकी जो भी रिजल्ट्स आए हैं हाउ मच दे आर वैलिडेटेड,
आप कितना उनको वैलिडेट कर पा रहे हो, मतलब उनको जस्टिफाई कर पा रहे हो कि जो भी आपने मॉडल लगाया है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका मॉडल ठीक है कि नहीं ठीक है? ये मॉडल आपको तब पता चलेगा आपका सही है कि नहीं सही है, जब आपका मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट करे। इज इट क्लियर? तभी तो हमें बेटा पता चलेगा कि आपके दो वेरिएबल्स हैं। अगर हमें ये बात पता चल जाए कि मेरे क्लास में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, अगर मुझे उसका जस्टिफाई रीजन पता चल जाए कि मैं क्लास में अटेंटिव नहीं हूं, मैं अटेंटिव नहीं रहती हूँ, मेरा नॉलेज अच्छा है, मेरा शार्प माइंड है, मैं डेली क्लास भी अटेंड करती हूँ, बट मेन रीजन क्या है, मैं क्लास में अटेंटिव नहीं रहती हूँ। अगर मुझे ये पता चल जाए जो टीचर पढ़ाता है वो मैं ध्यान से सुनती नहीं हूँ, तो वो चीजें मुझे पता नहीं चल पाती है, मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है अपने बुक्स को रीड आउट करने में। अगर मैं क्लास में अटेंटिव होती तो शायद से वो चीजें मुझे ज्यादा क्लियर होती। अगर हमें ये बात पता चल जाए मुझे, तो मैं क्या होने लग जाऊंगी, नेक्स्ट डे क्लास में अटेंटिव होने लग जाऊंगी, केयरफुली लिसन, केयरफुली सुनूंगी वट एवर आर टीचर्स इज सेइंग। ठीक है? तो सिमिलरली जो आपका रिग्रेशन एनालिसिस होती है वो हमें ये बताती है इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से इनकम में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन कोड कर रहा है। ठीक है? एक एक करके अगर हम बात करेंगे तो वी गो विद द अनोवा। अगर हम एक साथ मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं तो मल्टीपल रिग्रेशन क्या बताता है, ये जितने भी 3 या 4 वेरिएबल्स हैं, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स एंड प्रीवियस इनकम, ये चारों ज्वाइंटली आपस में, ये चारों आपस में ज्वाइंटली कंबाइंड होके इनकम पे कितना इंपैक्ट कोड करते हैं। ठीक है? अगर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इसका रेशियो मुझे आर स्क्वायर आ गया 0.789, आर स्क्वायर हमारा आ गया 0.789। ठीक है? तो हमें यहां से क्या पता चल जाएगा कि 78% एक्सपीरियंस, एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स और प्रीवियस इनकम इंपैक्ट इनकम पे करते हैं। रेस्ट आपका कितना बचा, 22% अदर वेरिएबल्स हैं जो हमारी इनकम पे इंपैक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हुआ? ठीक। अब हम मूव ऑन करते हैं हाउ टू डू अ रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस ऑन द एसपीएसएस विंडो। सो फर्स्ट क्लिक ऑन द एनालाइज, प्लीज बी अवेयर, मेंशन ऑन योर नोटबुक ऑल्सो, फर्स्ट क्लिक ऑन द एनालाइज, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूं, क्लिक ऑन द एनालाइज, देन क्लिक ऑन द रिग्रेशन एंड देन क्लिक ऑन दी लीनियर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तीनों चीज आपको यहां से पता चल रही है। फर्स्ट गो ऑन द एनालाइज, देन क्लिक ऑन द रिग्रेशन, देन क्लिक ऑन द लीनियर। इज इट क्लियर? देन क्लिक ऑन द लीनियर। अब हमें यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन करना है, हमारा जो हाइपोथेसिस है, देयर इज अ, अगर हम हाइपोथेसिस एग्जामिनेशन करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस की, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या बनती है वो मैं एक बार यहां लिख देती हूँ। हाइपोथेसिस एच नॉट आपकी नल हाइपोथेसिस है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट there is no linear relationship between independent variable, write the names, आपने कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका आप नेम यहाँ मेंशन कर देंगे। सेकंड आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी, देयर इज लीनियर
relationship between independent variable and dependent variable, ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई। अगर हम इस सिचुएशन में ले रहे हैं तो हमारी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हम मेजरमेंट करना चाहते हैं कि जो हमारी करंट सैलरी है वो कौन कौन से वेरिएबल्स पे इंपैक्ट करती है। अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो हम ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हमारी करंट सैलरी जो है वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से, कितना हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उससे इंपैक्ट कर रही है। सेकेंडरी आप ले सकते हो हमारी बिगिनिंग सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी। देन आफ्टर इसमें हम कौन सा वेरिएबल ले सकते हैं, एक आपका स्केलिंग पे है, ऑर्डिनल पे है, एजुकेशन लेवल। आप एक एजुकेशन लेवल ले सकते हैं कि एजुकेशन लेवल हमारा करंट सैलरी पे कितना इंपैक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट वी गो विद द लीनियर रिग्रेशन, current salary put on the dependent variable and beginning salary is put on the independent variable, कि beginning salary हमारी current salary को कितना impact कर रही है। Is it clear? Then click on the statistics, इसमें आप कौन कौन से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार फिर से। Click on the estimate button, click on the model fit, R square change, descriptive, collinearity, Durbin-Watson test. Durbin-Watson test helps to examine the autocorrelation between the independent variables, and collinearity diagnostic helps to examine the multicollinearity among the इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं आपको, डर्बिन वॉटसन जो है वो ऑटो को रिलेशन को एग्जामिनेशन करने में हेल्प करता है, और कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक आपका मल्टी कोलिनियरिटी एग्जामिनेशन करने में हेल्प करता है। पहला आपका टर्म आया कोलिनियरिटी, मींस मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी और डर्बिन वॉटसन क्या करता है, ऑटो कोरिलेशन। ये क्या होता है थोड़ा सा यहां से समझ लेते हैं हम। पहला है आपका मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी। एनीबडी वांट टू से मल्टी कोलिनियरिटी? बेटा कोई बताएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टी कोलिनियरिटी एंड ऑटो कोरिलेशन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ओके, नो इश्यूज। मल्टी कोलिनियरिटी आपका क्या होता है, जितने भी आपके प्रिडिक्टर वेरिएबल्स किसे कहते हैं प्लीज? प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बेटा? हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स इज कॉल्ड इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बेटा डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप बोलते हो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड आउटकम वेरिएबल। ठीक है, और आपके प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है थोड़ा सा भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब आपके डेटा सेट जो आपने लिया है उसमें तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो मल्टी कोलिनियरिटी का तो कोई लॉजिक ही नहीं सवाल होता, है ना, कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता आपका अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें। क्यों नहीं अराइज होता? क्योंकि वी आर हैविंग ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही हमारे पास डिपेंडेंट है। अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते तो कोलिनियरिटी की कोलिनियरिटी की पॉसिबिलिटी अराइज होती। हमारे पास रिग्रेशन में क्या है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो मल्टी कोलिनियरिटी की पॉसिबिलिटी कहां होने के चांसेस है, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है कि जितने भी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अपनी स्टडी में लिए हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपने ऊपर का लिया
एक्सपीरियंस, एजुकेशन, प्रीवियस स्किल, एक्सेप्ट टेक्निकल स्किल्स। अगर हम टेक्निकल स्किल्स को यहाँ पे हटा दें तो आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन और प्रीवियस इनकम, अगर आप इन तीन वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे तो आपके में मल्टी कोलिनियरिटी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, एजुकेशन को भी हटा देते हैं, यहाँ पे एजुकेशन को भी रिमूव कर देते हैं। अगर हम एक्सपीरियंस और प्रीवियस इनकम की बात करते हैं तो इन दोनों में मल्टी कोलिनियरिटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम थी। तो ये दोनों आपस में क्या है? इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका प्रिडिक्टर वेरिएबल्स आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उनमें मल्टी कोलिनियरिटी की पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड, मल्टी कोलिनियरिटी एक हद तक अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? उसके पीछे का रीजन ये है, अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे तभी वो ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंपैक्ट करेंगे। अगर इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो इंपैक्ट भी बहुत अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक रिलेशनशिप होना चाहिए। बियॉन्ड दैट रिलेशनशिप चला जाता है तो उनमें मल्टी कोलिनियरिटी की पॉसिबिलिटी होती है, जो हमारे डेटा सेट के लिए अच्छा नहीं होता। पहला अजम्पशन होता है नॉर्मैलिटी आपके रिग्रेशन के लिए। सेकंड अजम्पशन होता है रिमूव मल्टी कोलिनियरिटी, मींस मल्टी कोलिनियरिटी आपके डेटा सेट में नहीं होनी चाहिए। थर्ड, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, आपके डेटा सेट में हेट्रोजेनिटी नहीं होनी चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए, हेट्रोजेनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वन बाय वन हम आपको बताएंगे उनको कैसे रिमूव किया जाएगा। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा मल्टी कोलिनियरिटी होता क्या है, अब होता है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है कि ऑटो, ऑटो माने क्या हो गया? अपने आप से। अब हमें दूसरे से नहीं मतलब है, अब हम अपनी बात करेंगे, यूनिवेरिएट वेरिएबल्स की बात करेंगे, ना कि मल्टीवेरिएट वेरिएबल्स की। ऑटो कोरिलेशन मींस क्या हो गया? जो आपका वेरिएबल है वो आपस में ही, मींस अपने आप में ही बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव, इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिव। कैसे है अभी हम समझते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, या दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आप कोई भी स्टॉक मार्केट का है, ठीक है, आपने सपोज कीजिए आपने ले लिया एसबीआई बैंक के शेयर का प्राइस, ठीक है, लास्ट 10 डेज का आपने शेयर का प्राइस लिया है, लास्ट 10 डेज का शेयर का प्राइस आपने लिया। यहाँ पे हम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं लिख रहे, केवल अज्यूम कर रहे हैं। पहले दिन हमारा 200 रुपए था, 210 गया, 212 रुपए 50 पैसे हो गया, 213 रुपए 78 पैसे हो गया, 35। देन आफ्टर 240 हो गया, अगेन हमारा देन आफ्टर 239 हो गया, 238.7 हो गया, 237.64 हो गया, देन 236 हो गया, अगेन हमारा 239 हो गया, 240 हो गया, 243 हो गया, 244 हो गया। ठीक है, अब आप इस डेटा सेट को देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले से सेकंड दिन आपका क्या हो गया? डेटा सेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज? इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट डे अगेन से पॉजिटिव हो गया, अगेन नेक्स्ट डे आपका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, नेक्स्ट डे अगेन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने दिन आपका पॉजिटिव रहा? 1 2 3 4, 4 दिन आपका डेटा सेट पॉजिटिविटी में रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 दिन। देन आफ्टर नेगेटिव हो गया, अगेन आपका नेगेटिव हो गया, देन अगेन आपका 237 पॉइंट नेगेटिव हो गया, देन अगेन आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये भी कितने दिन नेगेटिव इंपैक्ट रहा? 4 दिन रहा, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। फिर देन कितना रहा आपका? पॉजिटिव, फिर अगेन आपका पॉजिटिव रहा,
फिर अगेन आपका पॉजिटिव रहा, फिर अगेन आपका पॉजिटिव रहा, ठीक है। देन आपका 243 हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव। अब आप इस डेटा सेट को ध्यान से देखिएगा बेटा, यहीं से आपको ऑटो कोरिलेशन पता चल जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर थोड़ा सा आप लर्निंग करोगे, एक्सपीरियंस लोगे ना, तो आप अपने डेटा को देख के खुद जस्टिफाई कर लोगे कि हेटेरोस्कार्डेसिटी की प्रॉब्लम है कि नहीं है, ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं, और आप उसको सेल्फ रिमूव कर लोगे। बहुत ज्यादा आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर भी ये बात नहीं बोलूंगी, इट्स नॉट एथिकल प्रैक्टिसेस, आप माइनर भर कर सकते हो, लेकिन जब आप ट्रिम करते हो ना, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिम मीन 5%, 0.25 अपर बाउंड पे करते हैं, 0.25 लोअर बाउंड पे। जब आप अपने डेटा सेट को ट्रिम करते हो ना, तो अब उसकी ओरिजिनलिटी खो जाती है, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाता है एक बार ट्रिम में। एक बार ट्रिम तो फिर भी चलो ठीक है, मोस्टली लोग कर लेते हैं अपने डेटा सेट को नॉर्मलाइज करने के लिए, बट आप 2 बार या 2 से ज्यादा बार करते हो ना, तो आपके डेटा सेट की ओरिजिनलिटी खो जाती है, और जो सिग्निफिकेंट भी आते हैं ना, वो अप टू दी मार्क नहीं आते हैं, ठीक है। अभी हमें इनिशियल लेवल पे इतना नॉलेज नहीं होता, तो जो हमें सॉफ्टवेयर वैल्यू देता है, हम एज इट इज लिख देते हैं और सिग्निफिकेंट लिख के कोड कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है, एफ वैल्यू का ध्यान रखना है, जो कल अनोवा पढ़ाया था। इट शुड बी गुड, आपका गुड होनी चाहिए, गुड इन दी सेंस हाई लेवल पे होनी चाहिए, बहुत कम नहीं एफ वैल्यू होनी चाहिए। जब आप डेटा सेट को ट्रिम कर देते हो ना, तो एफ वैल्यू भी ओरिजिनल अपनी खो देती है, सिग्निफिकेंट आ जाती है। क्यों सिग्निफिकेंट आ जाती है, क्योंकि आपने आउटलायर्स तो डेटा सेट से सारे रिमूव कर दिए। जब आउटलायर्स हमारे डेटा सेट में है ही नहीं, तो नॉन सिग्निफिकेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, आपने मैनिपुलेट करा, आपकी एफ वैल्यू कम हो गई, जिसको हम ध्यान नहीं देते। हम क्या देखते हैं, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, एफ वैल्यू को कोड किया, इंटरप्रेट कर दिया। जब आपका रिसर्च पेपर या जो भी आपकी रिपोर्ट्स होगी रिव्यूअर के पास जाती है ना, अगर उसको स्टैट्स की अच्छी नॉलेज होती है, वो तुरंत वहीं से रिजेक्ट कर देता है। उसको पता चल जाता है, आपने उसको कोई बताया नहीं है ना, कहीं कहीं थ्योरी में लिखा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक समझ जाता है आपके डेटा सेट, जहां पे आप लिखोगे ना कि मैंने 10 साल का डेटा लिया, 3650 दिन का डेटा सेट लिया, ठीक है, और आपकी एफ वैल्यू इतनी आ रही है, स्टैंडर्ड वैल्यू इतनी आ रही है, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि इसने कम से कम 200-300 दिन के डेटा को तो रिमूव कर दिया, तभी एफ वैल्यू इतनी कम हो गई है। तो उससे बेटर है कि चीजों को खुद एक्सपीरियंस करना सीखिए आप लोग, और थोड़ा बहुत माइनर एडजस्टमेंट कीजिए। अब आप इस डेटा सेट को ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा ध्यान से। यहाँ पे क्या है, शुरू के 4 दिन आपका क्या रहा बेटा, प्लीज बोलिए, शुरू के 4 दिन डेटा सेट कैसा रहा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आई थिंक सबने लंच थोड़ा ज्यादा कर लिया है ना? पॉजिटिव। पॉजिटिव। देन आफ्टर 4 डेज आपका क्या रहा? नेगेटिव। राइट, गुड। देन आफ्टर फिर क्या रहा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कितने दिन रहा? 4 days। 4 डेज। अब आप यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से नेगेटिव आ गया। अगर हम आपको प्रिडिक्ट करने के लिए बोले, तो आप क्या प्रिडिक्ट करोगे कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या जाएगी, अप जाएगी कि डाउन? नेगेटिव फॉर 3 days। क्या जाएगी बेटा? नेगेटिव फॉर है मोर ना, 3 नेगेटिव days। फॉर मोर 3 डेज। अगर आपका सेम ट्रेंड, ये जो मैंने अभी आपको तो एक अजम्पशन बताया है, अगर ये सेम ट्रेंड 6 मंथ्स या इवन 3 मंथ्स भी बेटा फॉलो हो गया ना, तो आप ये क्या करोगे, हिस्टोरिकल ट्रेंड को देख के क्या प्रिडिक्ट करोगे मार्केट, कि नेक्स्ट डे 99% डाउन जाएगी। तो इस तरह का डेटा सेट क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन, अपने आप में ही हाईली कोरिलेटेड है डेटा, इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव, इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिव। सबको समझ में आया? यस मैम। गुड। यस मैम। अब हम यहाँ पे कोलिनियरिटी हमने डिस्कस कर ली, सॉरी मल्टी कोलिनियरिटी डिस्कस कर ली। डर्बिन वॉटसन ऑटो कोरिलेशन बताता है। क्लिक ऑन दी कंटिन्यू। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लिक कंटिन्यू। देन मूविंग टूवर्ड्स दी ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको क्या करना है, कीप एज इट इज, देयर इज नो नीड टू चेंज। देन गो ऑन द स्टाइल, में भी कुछ नहीं होता है, कैंसिल। देन क्लिक ऑन दी ओके बटन। ठीक, एक चीज और,
यहाँ पे मेथड है, जब आप मेथड को बेटा देखोगे तो आपको 3 या 4 तरह के मेथड दिखेंगे। पहला एंटर होगा, एक आपका स्टेप वाइज होगा, एक फॉरवर्ड होगा, एक बैकवर्ड होगा, है, और एक रिमूव है, राइट। आपका अब हम एक एक करके बात करेंगे कौन सा मेथड क्या बताता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है रिग्रेशन एनालिसिस में। बार बार बोलूंगी, पूरे एसपीएसएस की एक जान है, सब पिलर। रिग्रेशन एनालिसिस एक पिलर है जिसमें सबसे ज्यादा वर्क होता है और अनोवा पे होता है, बाकी टर्मिनोलॉजीज पे होता है बट कम होता है वर्क। पहला आपका एंटर मेथड को सबसे बाद में डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। स्टेप वाइज मेथड आपका क्या बताता है कि आपने जैसे जैसे वेरिएबल्स कोड करें, ठीक है, कैसे कोड करें यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे। अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पहला क्या कोड करा, बिगिनिंग सैलरी, ठीक है, तो पहले ये किसको ले लेगा, बिगिनिंग सैलरी को ले लेगा। सेकंड आपने कोड करा इसमें बिगिनिंग सैलरी के बाद हम क्या ले सकते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपने सेकंड प्रीवियस एक्सपीरियंस कोड किया, तो इस मेथड ने क्या ऑप्ट कर लिया, सेकंड, अपनी लिस्ट में सेकंड नंबर पे प्रीवियस एक्सपीरियंस को लिख लिया। थर्ड आपने कर दिया अपना एजुकेशन लेवल, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे इसने एजुकेशन ले लिया। स्टेप वाइज अगर आप इसकी हायरार्की चेंज कर दोगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने पहले नंबर पे एजुकेशन ले लिया, दूसरे नंबर पे बिगिनिंग सैलरी, तीसरे नंबर पे प्रीवियस एक्सपीरियंस ले लिया, हायरार्की चेंज कर दी, तो स्टेप वाइज मेथड भी अपनी बुक में हायरार्की चेंज कर देगा। जैसा आपने लिया है स्टेप वाइज मेथड, सेम स्टेप वाइज मेथड ऑप्ट कर लेगा। और स्टेप वाइज मेथड क्या करता है, आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सिग्निफिकेंट डेटा सेट होगा या नॉट सिग्निफिकेंट डेटा सेट होगा उसको चेंज कर देता है। अगर उसको लग रहा है उसने कैलकुलेट कर लिया, वो सॉफ्टवेयर है, हमारा माइंड इतना सॉफ्टवेयर की तरह रन नहीं करता, हमारा टाइम लेता है, इट विल टेक सम टाइम फ्रॉम आवर, बट सॉफ्टवेयर क्विकली कन्वर्ट कर देता है। इसकी मैं आपको थोड़ा सा इनर पार्ट समझा रही हूँ, ये वर्क कैसे करता है। अगर स्टेप वाइज को लगता है कि बिगिनिंग सैलरी क्या है आपकी, वो है सिग्निफिकेंट है, तो ये पहले नंबर पे कर देगा। अगर इसको लग रहा है एजुकेशनल लेवल सिग्निफिकेंट है लेकिन कम सिग्निफिकेंट है, जो उसकी आर स्क्वायर की वैल्यू है वो कम है, तो उसने क्या कर देगा, दूसरे नंबर पे कोड कर देगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट है, तो तीसरे नंबर पे कोड कर देगा उसको। स्टेप वाइज मेथड एक एक करके जस्टिफाई करता है, ठीक है। रिमूव मेथड क्या करता है, जो भी आपके नॉन सिग्निफिकेंट डेटा सेट होगा उसको रिमूव कर देता है डेटा सेट से, जो कि लॉजिकली ठीक नहीं होता। नेक्स्ट आपका होता है फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड क्या करता है, जिसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी उसको पहले नंबर पे रखेगा, हायरार्की मेंटेन करेगा, जिसकी कम सेकंड नंबर, उससे कम थर्ड नंबर। बैकवर्ड क्या करता है, जिसकी सबसे कम आती है उसको पहले नंबर पे रखता है। आप ऐसे समझ सकते हो, फॉरवर्ड वर्क करता है डिसेंडिंग टू असेंडिंग, सबसे ज्यादा से कम। बैकवर्ड करता है असेंडिंग से डिसेंडिंग। आई थिंक मैंने गलत बता दिया थोड़ा, हाँ। फॉरवर्ड करता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, बैकवर्ड करता है डिसेंडिंग टू असेंडिंग। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टेप वाइज एंड फॉरवर्ड। अभी आप बोलोगे मैम स्टेप वाइज में भी आपने यही बताया था, फॉरवर्ड में भी यही बताया। स्टेप वाइज क्या करता है बेटा, आपके स्टेप्स को कंसीडर करेगा। आपने जैसे यहाँ पे हायरार्की डाली है, मेंशन करी है, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करेगा। फॉरवर्ड क्या करता है, सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग करेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, टेबल हिल रही है। स्टेप वाइज क्या करता है, आपने जो भी इंडिपेंडेंट की वैल्यूज यहाँ पे कोड करी हैं और जिस हायरार्की में कोड करी है उसके अकॉर्डिंग डेटा सेट को एग्जामिनेशन करता है। सेकंड रिमूव मेथड। रिमूव क्या करता है, जो भी नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगी, डेटा सेट होगा, उसको टोटली रिमूव कर देगा हमारे और सिग्निफिकेंट दिखा देगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इसको आप और बेटर वे में कैसे समझ सकते हो। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे ये 4 वेरिएबल्स लिए, ठीक है, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, टेक्निकल स्किल, प्रीवियस इनकम, और आप देखना चाहते हो इसका इम्पैक्ट इनकम में क्या पड़ रहा है, ठीक है। इन चारों को मिला के हमारा इम्पैक्ट पड़ा 684, 68% इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आपने जब
कैलकुलेशन किया तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो टेक्निकल स्किल्स है, ऐसा करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। अब हम किस पे वर्क करेंगे? इन 3 पे वर्क करेंगे। इन 3 पे जब आपने एनालिसिस करी तो आपके आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 823 आ गई, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस सबको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पहले इतना बताइए। Yes, है ma'am. ना, इतना आया। तो आपका रिमूव मेथड क्या करेगा? ऑटोमेटिक इसको रिमूव कर देगा, टेक्निकल स्किल्स को। टेक्निकल स्किल्स को आपके डेटा सेट से ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा और सिग्निफिकेंट कर देगा, जो लॉजिकली ठीक नहीं है। आपके पास तो, हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं, हम सबका इंपैक्ट देखेंगे ना। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी डिडंट पुट द रिमूव मेथड व्हाइल डूइंग द रिग्रेशन एनालिसिस। फॉरवर्ड तो मैडम अगर जो, इन हाँ जी सर बोलिए। केस अगर हम सब रिमूव करते चले तो ये मल्टीपल से हम अगर हम एक एक करके इनको रिमूव करें तो सिंगल टर्म की तरफ बढ़ेंगे, तो ये मल्टीपल से हमारा सिंगल रिग्रेशन मेथड की तरफ स्विच करता चला जाएगा। Am I right? यस यस यस, रिमूव मेथड यूज, जब हम रिमूव मेथड यूज करेंगे तब ये सिंगल यूनिवेरिएट एनालिसिस लीनियर रिग्रेशन की ओर मूव करता जाएगा। देन आफ्टर फॉरवर्ड आपका क्या करता है? जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा उसको पहले एग्जामिनेशन करेगा, जिसका लेसर सिग्निफिकेंट होगा उसको बाद में। बैकवर्ड क्या करता है? जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट होगा उसको एग्जामिनेशन करता है, उससे ज्यादा वाले को सेकंड। सारे स्टेप समझ में आए? लास्ट है हमारा एंटर। एंटर मेथड हमारा क्या करता है? सबको इक्वल वेट असाइन करता है, ना ज्यादा ना किसी को कम, इक्वली वेट असाइन करता है, जो कि एक हमारा लॉजिकली डेटा को रिप्रेजेंट करता है। डेटा को मैनिपुलेट, एडजस्टमेंट, हिडन कुछ भी नहीं करता। So this is the main reason why we put enter method while doing our regression analysis. ठीक, उसके बाद ये रिमूव कर देते हैं। अभी हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं सारे हैं पॉइंट्स, राइट? ठीक, क्लिक ओके। ये हमारा डेटा सेट आ गया। अब हम इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, वन बाय वन देखते हैं सर। दिस इज, ये आपका होता है पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या है? ये मीन, डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको उस दिन भी बताया था, किससे हम एग्जामिनेशन करते हैं? आपका मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है, क्वांटाइल रेंज होती है। क्वांटाइल रेंज में भी आपकी 3 होती है, Q1, Q2, Q3। किस क्वांटाइल रेंज को ये बिलोंग करता है? एंड रिप्रेजेंट योर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बेटा हमारे कितने हैं? 474। इतना क्लियर? डिस्क्रिप्टिव केवल हमें इतना बताता है। देन आफ्टर कोरिलेशन, यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन यूज हुआ है? कौन बताएगा? स्पेयरमैन रैंक हुआ है कि पियर्सन? पियर्सन, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी है। रिग्रेशन में हमेशा पियर्सन यूज होगा आपका, ना कि स्पेयरमैन रैंक। क्यों? स्पेयरमैन रैंक हमारा नॉन पैरामेट्रिक है और रिग्रेशन हमारा पैरामेट्रिक है। सिमिलरली पियर्सन कोरिलेशन भी हमारा पैरामेट्रिक होता है। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाइल वी कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन। सो पियर्सन कोरिलेशन ही हमारा जस्टिफाई रिजल्ट्स को करता है, ना कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो पियर्सन कोरिलेशन में हमने क्या देखा? यहाँ पे हमारी वैल्यूज कितनी है? करंट सैलरी की 0.880 है, ठीक। देन आफ्टर बिगनिंग सैलरी 0.880, सिमिलर डायगोनल वे में होता है। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, दैट इज 88% बिटवीन दी करंट सैलरी एंड बिगनिंग सैलरी। आपका 0.88 क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.880 को 88% हो जाएगा। तो 88% क्या हो गया हमारा? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव अंडरस्टूड होता है, अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन हमारा डिनोट होके आ जाता। कोरिलेशन से हमें ये पता चला, जब हमें पता चल गया कि 88% हाईली कोरिलेशन है पॉजिटिव बिगिनिंग सैलरी एंड करंट सैलरी में, तो मूविंग टूवर्ड्स द रिग्रेशन।
थर्ड हमारा क्या बताता है, वेरिएबल आपने कौन सी डेटा एनालिसिस यूज करी है, मेथडोलॉजी आपने एंटर मेथड यूज किया है। दिस इज योर मॉडल समरी। ये एक आपके कौन कौन से टेबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो बता देती हूँ। एक तो आपका कोरिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। देन आफ्टर आपकी मॉडल समरी ये इंपॉर्टेंट होती है, अनोवा इंपॉर्टेंट होता है, कोफिशिएंट्स। ये 4 टेबल आपकी रिग्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपने डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट हमारी फिर से मूव ऑन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव हो गया, कोरिलेशन हो गया, मेथड, देन आफ्टर मॉडल समरी। मॉडल समरी में हमारा क्या आता है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू को हम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आप बहुत सारी रिसर्च में देखोगे आर स्क्वायर मिलता है और बहुत सारी रिसर्च में बेटा आप लोग देखेंगे एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है। बट एडजस्टेड आर स्क्वायर इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू द आर स्क्वायर वैल्यू। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, जो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू होती है वो आपकी वेरिएंस को ज्यादा अच्छे से मेजरमेंट करती है एज कंपेयर टू द आर स्क्वायर वैल्यू। दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी 0.775 है, यहाँ पे 0.774 है। बहुत माइनर सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आपके डेटा सेट में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप जब इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोड करोगे तो बेटा आप यहाँ देखोगे आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा। 0.775 से 0.71, 0.68, 0.73 इस तरह से आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर मिलता है, ठीक है। देन आफ्टर हम यहाँ पे क्या मेजरमेंट करते हैं, डर्बिन वॉटसन टेस्ट। डर्बिन वॉटसन क्या आपका बताता है, ऑटो कोरिलेशन को एग्जामिनेशन करता है। डर्बिन वॉटसन जितना आपका 1 की तरफ मूव करेगी वैल्यू टूवर्ड्स दी 1 उतना ज्यादा ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत सारी रिसर्च में बोला गया है कि आपका 2 तक होना चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड रूल बोला गया है हमारा वो इन बिटवीन बोला गया है 1.5 टू 2.5। मींस जो डर्बिन वॉटसन की वैल्यू होती है इट्स लाई बिटवीन दी 1.5 टू 2.5। लिख देती हूँ, डर्बिन वॉटसन की वैल्यू लाई होनी चाहिए 1.5 टू 2.5। इज इट क्लियर? अगर आपकी वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, ठीक है, तो आपके डेटा सेट में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारी डर्बिन वॉटसन की वैल्यू कितनी है, 1.830। तो इट मींस हमारे डेटा सेट में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है। देन आफ्टर आपका अनोवा। अनोवा आपका क्या बताता है कि मॉडल आपका फिट है कि नहीं है, गुडनेस ऑफ फिट को रिप्रेजेंट करता है अनोवा। तो यहाँ पे हम क्या मेजरमेंट करते हैं, फिर से मैं बेटा आपको बता रही हूँ, यहाँ पे केवल हमें सिग्निफिकेंट तो देखना ही देखना है। अगर हमारी एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा प्लस सिग्निफिकेंट है तो हमारा गुडनेस ऑफ फिट मॉडल है। अगर एफ की वैल्यू कम है और सिग्निफिकेंट तब भी है तो भी गुडनेस ऑफ फिट है, लेकिन आपके डेटा सेट में थोड़ा सा कहीं एक प्रॉब्लम है, आप उसको एग्जामिनेशन करोगे। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहला सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा कम स्क्यूज होगा। आपने 2 मंथ्स 3 मंथ्स का इस तरह से मंथली डेटा कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सैंपल साइज अपना इंक्रीज कर दोगे। पहला ये रीजन होता है। सेकंड रीजन क्या होता है कि आपके डेटा सेट में आउटलायर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, सेकंड रीजन। थर्ड रीजन क्या होता है कि आपने अपने डेटा सेट में बहुत ज्यादा ट्रिमिंग करी है। ट्रिमिंग मींस आपने अपने डेटा सेट को 2 से 3 बार चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे एफ वैल्यू बिल्कुल खराब हो जाती है आपकी। अब आप इस डेटा सेट में देखिए, इट्स वेरी गुड, अराउंड 1622 एट सिग्निफिकेंट भी है, तो क्या है, हमारा गुडनेस ऑफ फिट मॉडल है, इट्स वेरी गुड। फिर देन मूविंग टुवर्ड्स द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स आपके क्या बताते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक को एग्जामिनेशन करते हैं। यहाँ पे आपकी 2 है, एक टॉलरेंस लेवल होता है, एक VIF होता है। VIF क्या होता है, इन्फ्लेशन वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ VIF प्रेजेंट करता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। मैडम कुछ एक बार ये एफ वाला फिर से रिपीट कर दीजिए कि वैल्यू हाई है तो हम पी से कंपेयर किससे करेंगे? सर मैं वही लिखने ही जा रही थी बस। जी ओके ठीक है। आपका VIF होता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर।
ये वैल्यू कुछ स्टडीज में, फ्यू स्टडीज suggested or recommended that it should be less than 3. ठीक है, आपका लेस देन 3 होना चाहिए. फ्यू स्टडीज रिकमेंडेड कि ये आपका लेस देन 5 होना चाहिए. ठीक है, एंड फ्यू ऑफ देम रिकमेंडेड इट्स लेस देन 10. लेकिन हम एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड को लेके एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम किसको बेसिकली यूज करते हैं, आपका जो VIF वैल्यू है उसकी थ्रेशोल्ड जो लिमिट होती है, इट शुड बी लेस देन 10. अगर लेस देन 10 होती है तो वो आपका नॉन मल्टी कोलिनियरिटी डेटा को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपकी 10 से ज्यादा होगी, मोर देन 10 होगी, ठीक है, मोर देन 10 होगी, तो क्या होगा, आपका डेटा सेट सफर्स फ्रॉम दी मल्टी कोलिनियरिटी. क्लियर. देन आपका आ जाता है टॉलरेंस वैल्यू. टॉलरेंस वैल्यू क्या होती है, इनवर्स टू द VIF. इसमें हम क्या करते हैं, आपकी लेस देन, सॉरी, ये आपकी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए टॉलरेंस वैल्यू. जब आपकी ग्रेटर देन 1 होती है टॉलरेंस की वैल्यू, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपका डेटा सेट फ्री फ्रॉम मल्टी कोलिनियरिटी है. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. should be above than 0.1, not 1, mention 0.1. आपकी टॉलरेंस की वैल्यू ऑलवेज 0.1 से अबव होनी चाहिए. अगर इससे ज्यादा है तो योर डेटा इज फ्री फ्रॉम दी मल्टी कोलिनियरिटी. ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं थोड़ा सा साइज स्क्यूज कर देती हूँ जिससे एक ही में आ जाएगा. Those who want to take the screenshot, please. यहाँ पे डर्बिन वॉटसन की वैल्यू, VIF एंड टॉलरेंस वैल्यू. क्लियर. मूविंग टूवर्ड्स आवर डेटा सेट. यहाँ पे आप देखिएगा VIF की वैल्यू आपकी क्या है, 10 से कम है, एंड टॉलरेंस की वैल्यू 0.1 से अबव है. तो आवर डेटा सेट इज फ्री फ्रॉम दी मल्टी कोलिनियरिटी. ठीक है, दिस इज योर हाउ टू write, how to interpret your all diagnostic and coefficient results while using the linear regression analysis. ये आपके रिजल्ट्स हैं और इनको मैंने वे बता दिया किस तरह से आप डेटा को इंटरप्रेट करेंगे अपने इंटरप्रिटेशन में. If anybody have any query, then please ask. Otherwise, we will move towards the multiple regression analysis. Same इसी तरह से होगा. There is no need to change. बस आपको उसमें क्या कर देना है, एक एडिशन कर देना है. अगेन गो ऑन द एनालाइज, देन गो ऑन द रिग्रेशन एंड क्लिक ऑन द लीनियर बटन. अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको एक से ज्यादा चाहिए, तो आपने क्या करे, 2 वेरिएबल्स और ऐड कर दिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल लेवल. क्लियर. बाकी आपकी जो भी डेटा सेट है, आपके जो भी पैरामीटर्स हैं, कीप एज इट इज. देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग. कीप एज इट इज डिफॉल्ट एंड क्लिक ऑन ओके बटन. ये आपका सेकंड आ गया रिग्रेशन एनालिसिस का. यहाँ पे आपका क्या है, मीन वैल्यू दी हुई है, करंट सैलरी, बिगिनिंग सैलरी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस की, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. देन आफ्टर दिस इज योर कोरिलेशन. दिस इज योर कोरिलेशन. पियर्सन. बिगनिंग सैलरी का है आपका करंट सैलरी के संग 0.880. देन आफ्टर करंट सैलरी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस इज -0.097. इट इज अराउंड 90%, 90.7%.
sorry, 9.7%. It is 9.7%, very low. Then after current salary and educational level, it is 66%. Current salary and beginning salary, 88%. This is your Pearson coefficients, in which जिसमें आपका बिगिनिंग सैलरी का करंट सैलरी के संग बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. इट्स अराउंड 88 एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इसको भी आप मतलब प्रैक्टिकली जो थ्योरी में हमारा बोला गया है मोर देन 60% होता है, तो आप इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं. बट इट्स क्वाइट इनफ गुड कि यहाँ पे आपका 66% है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है. सिमिलरली आपका बिगिनिंग सैलरी भी है. तो इट मीन्स आपका क्या हुआ कि बिगिनिंग सैलरी, करंट सैलरी, आपका लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, सिमिलरली आपका एजुकेशनल लेवल एंड करंट सैलरी लीनियर है, पॉजिटिव है. आपके 0.97 है, नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है एंड वेरी वीक नेगेटिव रिलेशनशिप है क्योंकि 9.7 है यहाँ पे. सिमिलर मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट, आपका एंटर मेथोडोलॉजी यूज हुई है. देन आफ्टर मॉडल समरी, मॉडल समरी में योर डेटा सेट इज फ्री फ्रॉम दी ऑटो कोरिलेशन क्योंकि यहाँ पे आपकी डर्बिन वॉटसन की वैल्यू लाई हो रही है बिटवीन दी 1.5 to 2.5. देन आफ्टर एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू 0.80, 80% ओवरऑल इंपैक्ट कर रहा है आपका डेटा सेट. इट मींस आपका एजुकेशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड बिगिनिंग सैलरी 80% इंपैक्ट कर रही है आपकी करंट सैलरी को. देन आफ्टर अनोवा, मैम चेंज स्टैटिस्टिक्स उसमें लिखा हुआ है जो टेबल थी, चेंज एफ स्टैटिस्टिक्स, ये वैल्यूज भी हमें देखनी होती है जैसे चेंज स्टैटिस्टिक्स में लिखा हुआ है. आपका ये नहीं, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बताता है. ये आपका कैसे, ये चेंज नहीं है. जब आपका चेंज स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आपकी एफ वैल्यू कोड होती है सिमिलर टू दी अनोवा वैल्यू. आप यहाँ पे अनोवा की वैल्यू देखिए 632 आ रही है. सिमिलर आप देखेंगे यहाँ पे भी 632 ही मेजरमेंट होती है. वो आपका अनोवा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है अनोवा प्लस आपका आर स्क्वायर की वैल्यू. लेकिन आप इफ यू वांट, यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी और सिग्निफिकेंट भी है. बट इस टेबल में अनोवा को अलग से दिखा दिया गया है. इफ यू वांट आप यहाँ से भी अनोवा की वैल्यू को एग्जामिनेशन कर सकते हैं. आप इस टेबल को मत देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि सेम वैल्यू होती है आपकी यहाँ पर एफ वैल्यू की. यहाँ पे आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं. एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू 0.80, 80% इंपैक्ट कर रहा है. देन आफ्टर डर्बिन वॉटसन इज फ्री फ्रॉम दी ऑटो कोरिलेशन. डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, D13. ये 3 कहां से आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1. n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आपके डेटा सेट में कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स है. 3 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज योर एजुकेशन लेवल, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड बिगिनिंग सैलरी, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल करंट सैलरी. अगर आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हो n-1, n कितना हो गया? 4, 4 - 1 3 आ गया. ये आपका कैसे आता है? DF2. DF2 आप रिप्रेजेंट करते हो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब आपके यहाँ पे कितने आ गए? टोटल आपका कितना था? 474 होगा आई थिंक. यस मैम, है ना? 474 है. अब 474 में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पहला कितना निकल गया? 3 निकल गया. तो कितना बचा? 471. इसका आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो कितना बचा? n-1, 471. इसलिए यहाँ पे 1 कोड किया गया, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कोड किया गया. यहाँ पे 2 क्यों कोड किया गया? क्योंकि इसमें 2 बार डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिलीट किया गया है. मतलब डिलीट नहीं, रिमूव किया गया है, हटाया गया है. सॉरी, हटाना और डिलीट वर्ड भी इज नॉट अ लॉजिक वर्ड. डिग्री ऑफ फ्रीडम को सेकेंड टाइम्स कैलकुलेट किया गया है. आप इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं. पहला क्या था? n-1. सेकेंड में आपने क्या किया? n-1 जो आपने किया, n-1 से अगर आप करते तो कितना आता? 474 - 1 473. और जो 3 था वो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1 जो पहली बार कैलकुलेट किया था वो रिमूव कर दिया. सो हियर 470. इस तरह से आपका कैलकुलेट हुआ. एफ स्टैटिस्टिक इज गुड बट नॉट. हाँ, आप यहाँ पे एक ये एग्जामिनेशन देख सकते हो बेटा. अभी मैंने आपको बताया था ना कि एफ वैल्यू,
अगर आप पहले वाली टेस्ट की एफ वैल्यू को कोट कीजिए, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 1622 और सिग्निफिकेंट है, क्वाइट इनफ, मतलब क्वाइट इनफ, क्वाइट गुड है, यहाँ पे बहुत अच्छी है आपकी। सेम आप यहाँ पे देखोगे जब आपका एक वेरिएबल था, ठीक है, और मल्टीपल वेरिएबल की जब हमने बात की तो यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू आ गई, एफ वैल्यू आ गई 632, ये आपकी कितनी आ गई 632, सिग्निफिकेंट है लेकिन एफ की वैल्यू कम हो गई। तो इसमें से कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन हमने कंबाइंड ज्वाइंटली इफेक्ट देख रहे हैं, मल्टीपल रिग्रेशन है, इसलिए यहाँ पे एफ की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो इंपैक्ट नहीं कर रहा था, वो आप यहां से देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, कोरिलेशंस में जाके, कौन सा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका वीक है, अगर आप इसको यहां से रिमूव कर दो, ठीक है, अब हम थर्ड फिर से एनालिसिस आपको करके दिखाती हूँ। एनालिसिस गोज ऑन रिग्रेशन, गोज ऑन लीनियर। लीनियर में अब आपका क्या था, प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसको रिमूव कर दो यहां से, ठीक, देन क्लिक ऑन ओके। अब ओके करके अनोवा की वैल्यू देखिए, देखिए यहाँ पे आपकी अनोवा की वैल्यू इंक्रीज हो गई बेटा, यस मैम। है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? जिसको भी ना समझ में आए बार बार पूछ लीजिए, क्योंकि रिग्रेशन और अनोवा मेन लेने का रीजन यही था क्योंकि दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और सबसे ज्यादा गलतियां भी हम इसी में करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, देखिए एफ की वैल्यू आपकी यहाँ पे बढ़ गई, सिग्निफिकेंट है, पहले भी आपका सिग्निफिकेंट था लेकिन एफ की वैल्यू पहले कम थी, अब आपकी ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि जो डेटा, जो वेरिएबल इंपैक्ट नहीं कर रहा था, जिसका बहुत वीक इंपैक्ट था, एफ स्टैटिस्टिक ओवरऑल जब हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं ज्वाइंटली में लेता है। हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 898 आ गया। इतना क्लियर हुआ? यस देन मैम। आफ्टर कोरिलेशंस, आप कोरिलेशंस देखिए, कोई इंपैक्ट नहीं है, सेम है, 0.88, 0.661, सेम आप इसमें देखेंगे कोरिलेशंस में, इसमें भी सेम है 0.88, 0.661। क्लियर? और मैम कोरिलेशन टेबल में जो ये सिग्निफिकेंस वन टेल्ड है, इसका क्या मीनिंग है, इसको कैसे इंटरप्रेट करते ये हैं? आपका वन टेल टेस्ट है बेटा, अगर आपने टू टेल में लिया होता ना तो वो टू टेल हो जाता, वो डायग्राम बनता है ना, पढ़ते हैं वो यस थोड़ा सा और, मैम, रिविजन हाँ का। हाँ, ये उसमें आ जाता है, टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट है। यहाँ पे अभी हम वन टेल पे वर्कआउट हो रहा है हमारा, टू टेल पे नहीं हुआ है। अभी हम इसी पे नहीं जाते हैं क्योंकि ये बियॉन्ड थोड़ा सा अलग डेविएट हो जाएगा, फिर से काफी टाइम हमारा लग जाएगा। अभी हम कोरिलेशंस की रिग्रेशन को ही समझते हैं। अनोवा आपका थर्ड पार्ट, अनोवा, यहाँ पे अनोवा 632, हाँ इसी टेबल की हम बात कर रहे थे। देन आफ्टर आपके कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स में आप देखिए आपके टॉलरेंस वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है लेस देन 10 है, 1.808 है, और आपके टॉलरेंस की जो वैल्यू है वो 0.1 से अबव है, तो इट्स फ्री फ्रॉम दी मल्टी कोलिनियरिटी। सिमिलरली आप प्रीवियस एक्सपीरियंस में भी कोई मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है, ना कि हमारे एजुकेशन में है। सेम आप इन टेबल्स में जाएंगे, अनोवा, देन आफ्टर मल्टी कोलिनियरिटी, यहाँ पे भी 1.66 है जो कि आपकी हाई लेस देन है 10 से, और 0.599 है जो कि आपकी हायर है 0.1 से। तो our data set is free from the multicollinearity. So this is how you to do linear regression as well as multiple regression analysis and interpretation part. जो मैंने आपको बोल के बताया है वो आप अपना इस तरह से आप लिख सकते हैं जब भी आप अपने रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करेंगे। इज इट क्लियर? अगर इतने में भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी। मैम जैसे हम ये इंटरप्रेट कर रहे थे तो जैसे अनोवा टेबल आ रही थी, अनोवा के ऊपर लिखा आ रहा था पावर में ए, ऐसे ही कोलिनियरिटी लॉजिस्टिक्स के ऊपर लिखा आ रहा है ए, सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर लिखा आ रहा है बी, ऐसा क्यों मैम? एक सेकेंड, अनोवा के ऊपर लिखा आ रहा है ए, राइट? यस मैम। ये ए है, और बी कहाँ लिख के आ रहा है बेटा? मैम जैसे सिग्निफिकेंस लेवल हम देखते हैं 0.00 पावर बी। अच्छा ये नहीं, यहाँ पे ए, इसलिए ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल करंट सैलरी को,
और बी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेडिक्टर्स, इसके बेसिस पे सिग्निफिकेंट आया है। ये आपका यहाँ पे ए बी लिखा है ना बेटा, ये यस मैम। है ना, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ए इसलिए लिखा है, बी लिखा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बी को किसी से डिनोट ही नहीं करा गया है। अगर बी सी डी से कोई डिनोट करते तो यहाँ पे नोट्स में उसको मेंशन कर देते। ओके मैम। आप मत लिखो, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि आप अनोवा किसका कैलकुलेट कर रहे हो। ये आपको यहाँ पे सिर्फ एक लॉजिक बता रहा है कि अनोवा आप किसका कर रहे हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का कैलकुलेट कर रहे हो ना, कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कितना इंपैक्ट कोड करते हैं, वो गुडनेस ऑफ फिट मॉडल है कि नहीं। और सिग्निफिकेंस आप किसका देख रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का देख रहे हो कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। डिपेंडेंट तो आपका एक वेरिएबल है ना, उसका तो सिग्निफिकेंट होना या नॉन सिग्निफिकेंट होना कोई मैटर ही नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे ए और बी से रिप्रेजेंट किया गया है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि बी जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं वो आपको क्या डिफाइन कर रही है, किसका डिफाइन कर रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कर रही है। और अनोवा हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का कर रहे हैं। आप एक में देखिए हर जगह डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा होगा, यहाँ पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दो, डिपेंडेंट वेरिएबल के आगे जो भी आप डिपेंडेंट लोगे उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। ओके मैम। मैडम एक चीज क्लियर कि अगर ये सिग्निफिकेंट वैल्यू जो 0.000 की जगह है 0.128 होते तो हमारा क्या ये डिनोट करता? हाँ, ये हमारा सर गुडनेस ऑफ फिट मॉडल डिनोट नहीं करता। हमें रिग्रेशन एनालिसिस हम इस पे वर्कआउट नहीं कर सकते थे, फिर ये हमें डिनोट करता। अनोवा अगर हमारा नॉट सिग्निफिकेंट है हमारा, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस को फर्दर यूज नहीं कर सकते, मॉडल हमारा फिट नहीं है। जो भी आपने वेरिएबल्स लिए हैं उनमें फिर आप देखोगे मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आएगी और आपके डेटा सेट में ऑटो कोरिलेशन होगा। अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तभी आपकी एफ वैल्यू नॉट सिग्निफिकेंट होगी, अदरवाइज सिग्निफिकेंट आएगी हमेशा। इसका मतलब फर्दर टेस्ट हमें दूसरे करने पड़े? नहीं, फर्दर टेस्ट या तो आप दूसरे करिए, ठीक है, अदरवाइज आप अपने डेटा सेट से रिमूव करिए मल्टी कोलिनियरिटी और ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करिए। तो मैनिपुलेशन नहीं हो जाएगा अगर हम उसमें से रिमूव करेंगे? तो हाँ सब बोलिए, आप पहले बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैडम अगर उसको हम रिमूव कर तो वो मैनिपुलेशन हो जाएगा। आप सर रिमूव इन द सेंस आप आउटलायर्स को थोड़ी ना रिमूव करेंगे, आप तो ट्रांसफॉर्म करेंगे ना लॉगरिथम फॉर्म सीरीज में। जी हाँ, तो वो उससे डेटा सेट में थोड़ी ना कोई चेंजेस आते हैं, आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग तो आपका हमेशा हेट्रोजेनिटी के लिए ही किया जाता है। आप कभी भी डेटा सेट में देखेंगे, आप एचआर के, मार्केटिंग के, सेल्स में, इनमें कभी लॉग यूज नहीं किया जाता है, ये डायरेक्ट एज इट इज यूज होते हैं। आप हमेशा लॉगरिथम सीरीज यूज करेंगे जब भी आप स्टॉक फाइनेंशियल टाइम सीरीज का डेटा सेट लेंगे। क्यों लेंगे उसमें लॉगरिथम सीरीज होते हैं? क्योंकि उनमें हेट्रोजेनिटी की प्रॉब्लम होगी, डेटा आपस में सीरियल कोरिलेटेड होता ही होता है, और जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं दे ऑल आर हाईली इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर होते हैं, तो इनमें मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आप नॉर्मल रिग्रेशन एनालिसिस यूज नहीं करते हो, फिर आप क्या कर लेते हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मूव ऑन करोगे, क्वांटाइल रिग्रेशन की तरफ मूव करोगे, जिनमें ये अजम्पशंस होते हैं कि इन सबको हम नॉर्मलाइज्ड मान के चलते हैं। उसके लिए मैडम अलग से वर्कशॉप होगी? हाँ साहब, वो फर्दर होगी, आपको मैसेज आ जाएगा। जब इस तरह का हमारा डेटा सेट होता है ना, तो सर उसमें हम क्वांटाइल रिग्रेशन मूव करते हैं, या आप उसमें देखिए एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आपको इससे पता चलेगा। आप एनालाइज में गए, रिग्रेशन में गए, देखिए सर यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, एक लीनियर है एक नॉन लीनियर है जी, है ना। अगर आपका डेटा सेट जब नॉन लीनियर होता है ना तभी ये प्रॉब्लम आती है। नॉन लीनियर मतलब क्या हो गया, आप देखिए लीनियर में साइन क्या बना है, आप अपने में देखिएगा, मेरे में तो आपको नहीं दिखेगा, आर उसके नीचे लीनियर लिखा है, ठीक है, आर और उसके नीचे LIN लिखा है, राइट, है ना, लीनियर डिनोट कर रहा है। नॉन लीनियर क्या होता है, असिमेट्रिक। फिर से बता देती हूँ वो मैं स्ट्रेट आपको, लाइन नहीं होगा, वो रैंडम मोशन। हाँ सर, वो रैंडम वॉक हो जाएगा, ओके, व्हाइट नॉइस और रैंडम वॉक हो जाएगा आपके डेटा सेट में। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।
किसी और को भी कोई क्वेश्चंस हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो, देन प्लीज आस्क। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप लिंक्डइन में फॉलो करके कमेंट्स पुट कर दीजिएगा जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा। आज मैं वीडियोस मतलब एक छोटा सा स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज पुट योर फीडबैक और वट एवर योर एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। If anybody have any queries, sir, please, and ma'am, please ask. Hello, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Actually, na ma'am, I am working on a स्क्रीन शेयर project. स्टॉप कर दीजिए। जी sir. स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए ड्यूरिंग जी sir. डिस्कशन। जी ma'am. Okay, ma'am, I am working on a project where, as a data analysis, so I have to perform Fisher-Exit test, but due to the high sample, I cannot able to do Fisher-Exit test. So, can there is alternative of Fisher-Exit test? मैम कैसे बात पूछ रहे हैं? ये तो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा ना कि आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। आपका डेटा सेट हाई सैंपल है, बट हाई सैंपल में पैरामेट्रिक है, कौन से स्केल पे डिपेंड करता है, ये सब थोड़ा सा आप बताएंगे ना तभी हम हेल्प कर पाएंगे। Okay, ma'am. Yes, I can, but I need. It would be good if I get your email ID. Because I have to check from my laptop and everything. हाँ यस मैम, क्योंकि हाई सैंपल डेटा से तो हमें नहीं समझ में आएगा। हाई सैंपल डेटा तो किसी भी चीज का हो सकता है। Okay, so ma'am, basically, it's of accessibility project, and we have 4 stakeholders, and we have various questions are there. We have ordinal and nominal scales question are there. So I want to know about Fisher-Exit test, alternative of Fisher-Exit test. Is there any test that is alternative of Fisher-Exit? Is a Fisher-Exit test? मैम देखिए फिर से मैं बोलूंगी इस तरह से तो मैं नहीं, आप अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना तो मैं अल्टरनेटिव फिर बता सकती हूँ थोड़ा बहुत उसको चेंज करके कि आप इस तरह से अपना वर्क कर सकते हैं, बट ऐसे ना नहीं है। ऐसे तो एफ टेस्ट जहाँ पे अप्लाई होना होगा अनोवा, आप अनोवा ही अप्लाई होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में अनोवा है तो अनोवा ही अप्लाई होगा, या तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करना होगा। जैसे जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको कोट करती हूँ। सपोज कीजिए जैसे मैं फाइनेंस की हूँ, ठीक है, तो मुझे मोस्टली फाइनेंस के एग्जांपल्स पता रहते हैं। सपोज कीजिए मुझे एक रिलेशनशिप चेक करना है गोल्ड में और क्रूड ऑयल में, बहुत सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं। लेकिन जब मैंने अपने डेटा से अब मैंने जब रिलेशनशिप चेक कर रही हूँ तो मेरे डेटा सेट में को इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है, ये एक फर्स्ट कंडीशन है। को इंटीग्रेशन के अलावा दूसरा नहीं चेक कर सकती क्योंकि रिलेशनशिप में को इंटीग्रेशन ही लगता है। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एग्जामिनेशन करूँ कि शॉर्ट टर्म करूँ, ठीक है। लेकिन अभी मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है रिलेशनशिप को चेक करना। अगर मेरे डेटा सेट में को इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो मैम मैं रिलेशनशिप नहीं लगा सकती अपने डेटा सेट में। मुझे अपने डेटा सेट की सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। आपका को इंटीग्रेशन कब लगता है? जब आपका डेटा सेट स्टेशनरी एट फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है। अगर मेरा डेटा सेट फर्स्ट लेवल में नहीं है तो मैं कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकती मैम, क्योंकि वो लगता ही फर्स्ट इंटीग्रेशन स्टेशनरी एट फर्स्ट लेवल में है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने जो डेटा सेट लिया उसको रिटर्न में कन्वर्ट कर लूं। अब मैं ये एग्जामिनेशन कर लूं कि अब मैंने जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट प्राइस पे ना करके मैं रिटर्न पे निकालूंगी, क्रूड का रिटर्न और गोल्ड का रिटर्न। जब मैं रिटर्न में निकालूंगी तो मेरी सीरीज क्या हो गई, ऑटोमेटिक स्टेशनरी एट लेवल हो गई, I0 हो गई। लेकिन को इंटीग्रेशन किस में लगता है, I1 में, तो मैं को इंटीग्रेशन नहीं एग्जामिनेशन कर सकती। मैंने अपने डेटा सेट को कन्वर्ट किया, एडजस्टमेंट किया, ठीक है, विदाउट रिमूविंग एनी आउटलायर्स। मैंने डायरेक्टली उसको रिटर्न में कन्वर्ट करके अब मैंने क्या कर दिया, I0 पे रिग्रेशन लगा दिया। अब यहां से मैं रिलेशनशिप पता कर सकती हूँ।
लेकिन इस तरह से ऑल्टरनेटिव किसी का नहीं होता मैम, आपको अपने ऑब्जेक्टिव में लिटिल बिट चेंजेस करने पड़ेंगे। आई होप इज इट क्लियर मैम? Okay, thank you, ma'am. And can you please tell me about Kruser-Wallis test? How to perform it and what's its objective? हाँ यस मैम, जस्ट अ सेकेंड। मैं पीपीटी पूरा शेयर कर दूंगी, इसमें काफी टेस्ट हो रखे हैं। Is my screen is visible, ma'am? Yes, yes. है ना मैम? Crucial-Wallis test is a non-parametric methodology. It helps to test whether samples organized from the same distribution. आपके जो भी वेरिएबल्स हैं वो आपके सेम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से हैं कि नहीं है। तो इसमें आप क्या करते हो, द नल हाइपोथेसिस क्या होती है, इज दैट द मीन रैंक्स ऑफ द ग्रुप्स आर द सेम। इसको थोड़ा सा आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आपने ले लिया सैलरी, ठीक है, और सेकंड आपने वेरिएबल ले लिया जॉब कैटेगरी। अब जॉब कैटेगरी में भी आपके 3 पार्ट्स हैं। पहला है आपका क्लैरिकल, ठीक है, सेकंड है आपका कस्टोडियल, थर्ड है आपका मैनेजरियल, ठीक है मैम। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, कैटेगरी सेम है, ठीक है। अब आप मीन डिफरेंस देख रहे हो इनका। रैंक आपका क्या है, सेम है। आप डेटा सेट आपका सेम है, आपने कोई 2 अलग अलग डेटा सेट नहीं लिए। जॉब कैटेगरी है, जॉब कैटेगरी आपका एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में एक कैटेगरी में 3 डिफरेंट कैटेगरीज आपने बनाई है, क्लैरिकल, कस्टोडियल और मैनेजरियल। आप अब देखोगे इसमें से कि क्लैरिकल को सैलरी कितना है, कस्टोडियल का सैलरी कितना है और मैनेजरियल का सैलरी कितना है, और तीनों में जो उनका मीन का डिफरेंस है वो कितना कितना है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, यू गो विद द क्रुशाल-वालिस। आपका पहली कंडीशन हमें क्रुशाल-वालिस में देखनी होती है कि जो भी आपका डेटा सेट है वो आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा सेट पे होना चाहिए। अगर आपका स्केल पे है, पैरामीट्रिक है, तो क्रुशाल-वालिस आपका मैम नहीं लगेगा। नॉमिनल और इधर नॉमिनल और ऑर्डिनल, इन पे ही क्रुशाल-वालिस टेस्ट आपका अप्लाई होता है। Okay, thank you, ma'am. I got it. And ma'am, what about the assignment? Ma'am, it will be shared by tomorrow. Right, Zulfi sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Regarding the assignments, we can share the assignment tomorrow, and for them we can give the time till 12th of July. 12 is okay, I think, so that we can send all the certificates by 15th. And by 10th, I'll share all the videos also. I think, sir, there is no more query. Sir, prior to that, can you send the PPTs? So we'll share you by today itself. Okay. Ma'am, is this the last session? Sorry, ma'am. Is this the last session? Is this?
Is this the last session? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today is the last session. Okay. So friends, we have I have shared the email ID of Dr. Anshul as well as her LinkedIn profile. You can visit her profile and give the feedback also and get connected to her for any type of mentorship in future also. Apart from this, I am very, very thankful to Dr. Anshul and especially her family and her small children, because somehow we have taken their time when on holidays. So I'm very, very thankful to you Thank you, sir. for giving us this opportunity, and we'll try to organize more such workshops with the people like you who help us in giving their time. So thanks a lot. I think there's no query, so thanks to all the participants also. Be in touch and we'll send you the assignments tomorrow. You have to submit that by 12th, and on 15th I'll send you the certificates by mail and WhatsApp. For all the recordings, get in touch with the coordinator Avantika Mishra. She will send the recordings to you. Okay, thanks a lot. Thanks to all of you, and thanks to Dr. Anshul. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you to all the participants. Thank you, ma'am. 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 It was a very valuable session, and we learned a lot. Thanks a lot. Thank you so much, sir.